टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन अप्रैल 2024 की। अब हम देखते हैं आज पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के शॉर्ट्स एक साथ हम चेक करते हैं आज क्या क्या शॉर्ट्स में रहा। तो गाइस सबसे पहले आज हम देखते हैं शॉर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो आज था, दैट इज इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूसिंग होम वोटिंग। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पहली बारी 2024 के इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि यही मोटो है कि नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, होम वोटिंग में क्या होगा कि हम सभी घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। वोटिंग आप घर से वो लोग कर सकते हैं जो कि डिसेबल है, 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, या जो सीनियर सिटीजन है 85 ईयर से अबव लोग हैं वो कर सकते हैं। होम वोटिंग में होगा क्या, वोटिंग फ्रॉम होम टेक प्लेस, घर से ही होगा। एक फुल कंटिजेंट पोलिंग स्टाफ आएगा, सिक्योरिटी पर्सनल आएगा, सिक्रेसी वोट की डिलीजेंटली मेंटेन करी जाएगी, सब किया जाएगा। ठीक है, और दिल्ली के अंदर तो ये हो भी चुका है, बाकी जगहों पर भी कई जगहों पर हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब आप देखो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि ना वोटिंग बड़ी इंक्लूसिव हो जाए, कि कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी वोटिंग ना कर पाए, ऐसा कोई सिचुएशन ना बने। बड़ा एक्सेसिबल वोटिंग सिस्टम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। तो ईज ऑफ वोटिंग रहे, ताकि उन्होंने क्या करा, अबॉलिश कर दिया फॉर्म एम फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। जम्मू एंड उधमपुर में रहते हैं ना, उनके लिए भी ये सिस्टम ही खत्म कर दिया कश्मीरी माइग्रेंट वाला। एक स्वीप होता है, यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ताकि जितने भी आपके पीडब्ल्यूडी हैं, यानी कि जो आपके फिजिकली डिसेबल लोग हैं, वे डिसेबिलिटी के साथ हैं या थोड़े से सेंसिटिव हैं, है ना, कुछ भी फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज के साथ, वो आराम से अब इसमें एंगेज हो पाए, इसीलिए सिस्टम लेकर आए हैं। दूसरा, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी एक इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, ताकि जितने भी माइग्रेंट वोटर्स हैं वो भी अपना जहाँ पर भी करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वहीं पे वोट करें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की। ठीक है, इस बार क्या प्रपोज किया गया है, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। समझ गए इस बात को। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि पोस्टल बैलेट भी है सिस्टम, यानी कि जो लोग पोस्ट के थ्रू अपना वोट अगर सेंड करना चाहें, जैसे कोई स्पेशल वोटर है, कोई सर्विस वोटर है, कोई वोटर इलेक्शन ड्यूटी पर है, कोई इलेक्टोरल इलेक्टर है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का सब्जेक्ट बना हुआ है। अब देखो समस्या ये आती है कि आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन होता है या क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको ज़रूर याद रखना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता था कि आपको बस सस्पेंशन के, आपको जस्ट किसी पे अगर सस्पिशियस आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो उस बेसिस पे ही जब आप किसी को बिना वारंट वगैरह दिए जब पकड़ लेते हो, तो आर्टिकल 22 आपने सुना होगा, फंडामेंटल राइट्स वाला, उसी में प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रैक्टिस की जाती है कि इंडिविजुअल को इस अजम्पशन पे कि ये बंदा जो है सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, ये कोई क्राइम कर सकता है, कमिट कर सकता है, उस बेसिस पर ही अगर आप किसी को अरेस्ट कर लेते हो तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। आर्टिकल 22 का पार्ट है, और ऐसे भी वोटर्स को भी उन्होंने बोला है कि ये भी पार्ट है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है, अलाउ करती है रजिस्टर इलेक्टर को कि वो जाके डेलीगेट कर सकता है वोटिंग राइट रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट्स को, ये करने के लिए। अब सर्विस वोटर का इंक्लूड कौन कौन होते हैं, तो याद रखना सर्विस वोटर में जैसे आर्म फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं, भाई वो तो सियाचिन ग्लेशियर पे दिल्ली में उनका घर है, समझ रहे हो, आईडी यहाँ की है, तो वोट कैसे दें वो, या वहाँ भी अगर देने का सिस्टम बनाया भी जाए तो भी वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस में है अभी। फिर पुलिस फोर्स में मेंबर जो हैं जो कि सर्व कर रहे हैं आउटसाइड दैट स्टेट, तो क्या करेंगे। या पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, उसकी पोस्ट इंडिया के बाहर अभी लगी हुई है, या मेंबर जो कि फोर्स में है और आर्मी एक्ट के अंदर एप्लीकेबल होता है, तो ये सारे ही बंदे सर्विस वोटर्स होते हैं। तो ये अब क्या करते हैं, ये अपने वोट्स ना भिजवाते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, दैट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा भाई इसमें क्या हुआ, कह रहा एक्चुअली क्या हुआ था, 40% जो सिटिंग एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस चल रहे थे, और 5% बिलीनियर है एज पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट, एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5% दे आर बिलीनियर्स ऑल्सो। अब आपका एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है क्या, इसमें कह रहा है कि रिपोर्ट बता रही है कि 50% जो एमपी है ना, उनमें क्रिमिनल चार्ज फेस कर रहे हैं। वो यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है। अमंग सिटिंग एमपीज क्रिमिनल चार्जेस 29% को बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिमिनल केसेस को फेस करना पड़ रहा है। मर्डर के एलिगेशन है उनके ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन चल रहा है। कह रहे वो हमारे यहाँ
एमपी बन के बैठे हुए हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है कि भाई क्राइम करे हुए लॉ ब्रेकर्स, करप्ट इंडिविजुअल्स को आपने पॉलिटिकल सिस्टम में जोड़ा हुआ है। अब ये डेफिनेटली फर्दर इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारी कंट्री की कॉस्ट बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, सिटीजन्स को भी भड़काएंगे। अभी कह रहे हैं ये होता क्यों है? तो कह रहा है होता ही इसलिए है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्रिमिनल्स हैं, उनका नेक्सस बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है और सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। फिर ये कह रहा है इसके बाद क्या होता है कि लॉज की दिक्कत है, गवर्निंग इलेक्शंस के प्रोसीजर्स कुछ ऐसे हैं, मनी पावर बहुत चलती है वोटर्स को खरीदने के लिए, लेजिटिमेट पर्पस के लिए खरीद लेते हैं। कह रहा है इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये होता है कि देखो इलेक्शन कमीशन का जो आइडिया है, ऑब्जेक्टिव है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को हेल्ड करना, वो डिफीट करते हैं ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। गुड गवर्नेंस सारी सारी खत्म हो जाती है, पब्लिक सर्वेंट्स की इंटीग्रिटी, ईमानदारी सब धज्जियां उड़ जाती हैं उसकी। तो करप्ट एक्टिविटीज लाइक ब्राइब लेना देना, फंड्स ऐसे प्रोवाइड करना, सोशल फैब्रिक सोसाइटी का खत्म कर देना। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड कुछ किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर्ब करने के लिए कि पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे क्रिमिनलाइज लोग या क्रिमिनल लोग ना पहुंचे, उसके लिए कुछ जजमेंट भी करे हैं। कह रहे हैं ऐसे ही लिली थॉमस का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। एमपी स्टेट लेजिस्लेचर्स को क्राइम करते हुए कन्विक्ट पकड़ा गया, दो मिनिमम सेंटेंस ऑफ 2 इयर्स के लिए, इम्प्रिजनमेंट वुड सीज टू बी मेंबर ऑफ द हाउस। मैंने साफ तौर पे लिली थॉमस के केस पे बोला था कि कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए अगर कन्विक्ट पाया जाता है किसी क्राइम में, मिनिमम उसको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए और उसको जो उसकी मेंबरशिप है पार्लियामेंट हाउस में उसको सीज कर देना चाहिए, उसकी खत्म कर देनी चाहिए। फिर दूसरा एक केस था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 में, जिसमें बंदे को बोला जाता है कि व्यक्ति अगर डिस्क्वालीफाइड कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑन मेयर फ्रेमिंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। मतलब अगर उसके खिलाफ अगर चार्जेस अभी फ्रेम किए गए हैं तब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की, जहां पर भी बात आए तो लिली थॉमस का केस भी याद रखना है और 2018 में जो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वाला केस था, दोनों केसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स बाय इलेक्शन कैंडिडेट्स। भाई इस बार इलेक्शन का ही सारा माहौल है तो आप ज्यादातर वही टॉपिक्स पढ़ोगे क्योंकि अप्रैल में सारा कुछ यही सब चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या हुआ, जब एक अपील सुनी ना, इलेक्शन पिटीशन की सुनी कि इलेक्शन कैंडिडेट्स के पास पूरा राइट होता है प्राइवेसी का, एज अ मैटर ऑफ रिगार्ड्स टू मैटर, जो कि कोई कंसर्न ऐसा कोई ना हो जो वोटर या इररेलेवेंट कोई बात पब्लिक लाइफ में नया है किसी भी कैंडिडेचर की, तो उसके लिए कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी होते हैं। क्या होता है, आपका एक सेक्शन 33 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि ये बोलता है जो भी नॉमिनेशन जिनका भी इलेक्शंस में है कैंडिडेट्स का, वो वैलिड इन्फॉर्मेशन अपनी प्रेजेंट करेंगे। और सेक्शन 36 में पूरी स्क्रूटनी होगी जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, कोई भी अगर डिफेक्ट वगैरह ना निकले, इसलिए उनके पूरे रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उस पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। बहुत परेशान है सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला भैया जितने भी एफएमसीजी हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, फर्म्स हैं, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा कर रही हैं। कोर्ट्स आल्सो रिक्वेस्टेड यूनियन मिनिस्टर टू डिटेल द एक्शंस टू कॉम्बेट। भैया कोर्ट्स ने बोला, यूनियन मिनिस्टर्स को बोला कि भाई कॉम्बेट करो ये डिसेप्टिव जो भी एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इससे पब्लिक लाइफ बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है क्या बेसिकली? तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बेसिकली एक तरह से पब्लिश्ड क्लेम है जो कंज्यूमर को बेसिकली क्या कर रहा है, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग देता है। जैसे मान लो आपने कोई ऐड देखा कि भाई इससे ना बाल काले हो जाते हैं इस वाले शैम्पू को लगाते ही, आपने यूज किया वो शैम्पू, पता चला बाल सारे के सारे उड़ गए, हेयर फॉल ही हो गया बहुत जबरदस्त वाला। तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होना कितना ज्यादा, सोचो सर्विस का या प्रोडक्ट को, उसकी बेसिकली कंज्यूमर को कितना इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए फिर कह रहे हैं देखो आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्यों बनाया है? आपने इसीलिए बनाया ना ताकि भाई अगर इस तरह की हरकतें ना हो। आप फॉल्स डिस्क्राइब क्यों करती हैं कंपनियां प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, फॉल्स गारंटी देती हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करती हैं, डिलिबरेटली कंसील करती हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाने की कोशिशें करना। फिर देखो इससे इम्पैक्ट पता है क्या पड़ता है, मिसलीड करने से आप कंज्यूमर का राइट टू इन्फॉर्मेशन वायलेट कर देते हो, सीधी सीधी बात है। कंज्यूमर को पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस होगा, मेंटली उसको हेरासमेंट दे रहे हो आप, उसके हेल्थ सेफ्टी पे असर पड़ेगा। फिर इनिशिएटिव कई ऐसे लिए भी गए हैं, ऐसी बात नहीं, इनिशिएटिव 2022 में ही गाइडलाइंस बनाई गई कि भैया प्रिवेंशन करनी चाहिए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस पे काम किया। फिर एक बार ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज वालों ने भी लिया कि भाई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मैजिक क्वालिटीज के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें डाला गया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड वालों ने फूड्स के रिलेटेड बनाया गया कि पर्टेनिंग टू फूड आप गलत नहीं करोगे, अदरवाइज करा आपने तो पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ेगी।
तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिया। मिसलीडिंग क्लेम्स क्या थे? आयुर्वेदिक रिलेटेड कंपनी थी, उसने गलत क्लेम्स करे थे। तो मिसलीडिंग क्लेम्स प्रोहिबिटेड अंडर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, ये ध्यान रखना। सेक्शन 4 है इसका, बिल्कुल कहता है कि फॉल्स इंप्रेशन किसी भी चीज का नहीं देना है, जो भी ट्रू करेक्टर है उसको ही बताना है आपको। तो मैजिक रेमेडीज क्या होती है? एनी चार्म, जैसे मंत्रा कवच वगैरह लगा देना, मिराकुलस पावर है, इससे डायग्नोस हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, इस तरह की चीजें नहीं करनी है। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि मैजिक रेमेडीज क्या होती हैं, तो मैजिक रेमेडीज सीधी सी बात है, कोई चार्म करना, कोई मंत्रा पढ़ना, कोई कवच पहन लेना। इस प्रोडक्ट, वैसे आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने गए, उसके साथ उन्होंने कहा कि ना इसको मंत्र मंत्र इसका पढ़ने के बाद ये चीज लगाना, तो ऐसी चीजों को नहीं करना होता। ये सब ऑब्जेक्शनेबल चीजें होती हैं ये। समझ गए आप? नाउ डायरेक्टली मूव टू दी इंटरनेशनल रिलेशंस वाले हमारे जो रह गए थे शॉर्ट्स, उसको भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। तो देखो, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में या सो लेट्स कम टू दी दिस पॉइंट। या बिम्स्टेक चार्टर पे सबसे पहले चलते हैं। आईआर में आ गए हम। अब देखो, बिम्स्टेक चार्टर, बिम्स्टेक आपको पता ही है क्या था? क्या था बताओ, इसका फुल फॉर्म बताओ बिम्स्टेक का। चलो, सामने लिखा ही हुआ है तो फिर आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। 1997 में फॉर्म होता है। इसका काम है रीजनल कोऑपरेशन। जितने भी ये स्टेट्स हैं, मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके? बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। 1997 में जब ये फॉर्म हुआ तो इन्होंने आपस में, इन कंट्रीज ने डिसाइड किया, हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल प्रोग्रेस, क्योंकि हम लोग आसपास रहते हैं, तो हम ये सारा कुछ अपना आपस में अपनी रीजनल कोऑपरेशन को एनहांस करेंगे। अब जो बिम्स्टेक चार्टर की बात आती है, जो लोअर हाउस था नेपाल फेडरल पार्लियामेंट का, उसने इसको इंडोर्स किया। बिम्स्टेक चार्टर बेसिकली क्या, एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको गाइडलाइंस बताता है, प्रिंसिपल्स बताता है, स्ट्रक्चर बताता है बिम्स्टेक ग्रुप का। ये साइन हुआ, अडॉप्ट किया गया 2022 में, फिफ्थ बिम्स्टेक समिट के अंदर। चार्टर के बाद बहुत सारे प्रोविजंस थे। इट विल कम इन टू फोर्स ओनली, जब कब आया, जब सारे मेंबर्स कंट्रीज ने इसको इंडोर्स कर दिया, एक्सेप्ट नेपाल। रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट, अदर पार्लियामेंट, उन सब ने इसको साइन करा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपका बिम्स्टेक चार्टर के बाद आता है आसियान का फ्यूचर फोरम। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेट करा वर्चुअली। फर्स्ट आसियान फ्यूचर फोरम हनोई, वियतनाम में हेल्ड हुई थी। आसियान का फुल फॉर्म याद रखना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना, रीजनल स्टेबिलिटी देना 10 मेंबर्स के लिए। अब समझ में आना चाहिए आसियान फ्यूचर फोरम में हुआ क्या। वियतनाम में प्रपोज किया गया 43rd समिट होगी 2023 की, जो भी थी। कॉमन प्लेटफॉर्म है आसियान मेंबर स्टेट्स का, पार्टनर्स कंट्रीज आई थी, नए आइडियाज शेयर हुए। उन्होंने बोला भाई हम डेवलपमेंट पाथ पे चलेंगे और अपने आप को प्रमोट करेंगे, शेप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इंडिया में ऑफिशियल विजिट पे करी है। फॉरेन मिनिस्टर्स आए क्योंकि भाई एफर्ट्स टू सीक पीसफुल रेजोल्यूशन वो हो नहीं पा रहा है भाई इतने दिनों से। आप समझ लो 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। तो यूक्रेन एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट करे पीस समिट में और वो होस्ट की जाए। स्विट्जरलैंड बेस्ड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला पे ही बात कर रहे हैं। 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला का मतलब है कि भाई ये चाहते हैं कि लास्टिंग पीस, अब किसी भी हालत में यूक्रेन में पीस आए और वॉर को वो एंड कर देना चाहते हैं। तो रिव्यू मीटिंग बैठी इंडियन गवर्नमेंटल, बेसिकली जैसे रिस्टोर करने के लिए। तो पॉलिटिकली इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज यूक्रेन। देखो क्यों यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर बेसिकली, वो क्यों आए हैं? क्योंकि इंडिया ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था यूक्रेन को, पहली कंट्री पॉलिटिकली, इसलिए वो चाहे 1991 में। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करोगे तो इंडिया यूक्रेन का मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है एशिया पैसिफिक में, 2020। ठीक है। कल्चरली अगर आप देखोगे तो एलिमेंट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर बहुत चलता है। इंडिया के डांसेस, योगा, फिलॉसफी, आयुर्वेदा, वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी यूक्रेन में बहुत है। पीपल टू पीपल कनेक्शन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन स्कॉलरशिप देती है। हमारा केंद्रीय हिंदी संगठन प्रोग्राम वहाँ पर बहुत है। बहुत अच्छा चल रहा था वॉर से पहले पहले। लेकिन एजुकेशन में वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। मेडिकल एजुकेशन के लिए 18,000 इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन गए हुए थे बिफोर दी कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडिया का जो सिचुएशन है ना, देखो बड़ी अजीब सी हालत है हमारी। हम रशिया को भी नहीं छोड़ सकते, मतलब हम फिर भी देखो, हम ये तो चाहेंगे कि पीस एंड डोस हो वहाँ पर। इंडिया का जो स्टैंड रहा यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में, तो इंडिया हमेशा एडवोकेट करता है यार पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल लो, डी स्क्वायर की हेल्प से, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ताकि क्या हो कि आप सभी मिलकर ना अपना एक ऐसा कुछ करो कि आप दूसरे दूसरे को हेल्प करो और इससे बाहर निकालो। कितने दिन तक लड़ोगे? कितना ह्यूमैनिटेरियन खराब कर दिया तुमने, कितने क्राइसिस में ले आए। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कंटिन्यू चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपस में दोस्ती करो। तो इंडिया का स्टैंड हमेशा से यही रहा है, इंडिया अभी भी यही प्रोपोगेट करेगा। तो गाइज, दिस इज ऑल फॉर योर शॉर्ट्स ऑफ पॉलिटी एंड योर आईआर का शॉर्ट्स दोनों के हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल सी
योर इकोनॉमी सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।